नमस्ते। भारत की बात में आपका स्वागत है। आज के दिन में मैं कुछ ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अमेरिका के द्वारा इंडियन एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ लगाया गया है, इसके बारे में इनका ज्ञान कितना अपडेट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको निमंत्रित करते हैं श्री गोपाल श्रीवास्तव को। नमस्कार दोस्तों, ये जो टॉपिक आपने दिया है वो बहुत ज्वलंत है, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत टॉक ऑफ द डे है। और इस पे अब तो ये मैटर सब्जुडिस्ड भी है अमेरिकन कोर्ट में। प्रेसिडेंट अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसको टैरिफ कम पेनल्टी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अमेरिका में ही एक एडवोकेट हैं मिस्टर नील कत्याल। उन्होंने कोर्ट में केस किया है और उसकी एक सुनवाई हो चुकी है। 7 जजों की बेंच में, 11 जजों की बेंच में 7 ने इसे नकारा है और बोला है कि ये जो टैरिफ है जो इम्पोज़ किया गया है प्रेसिडेंट अमेरिकन द्वारा, वो इलीगल है, इलॉजिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसी कोई सिचुएशन इमरजेंसी की है नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। ये इसलिए टैरिफ इलीगल है और ट्रंप ने भी इस हाई कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देने का फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट शायद वो जाने वाले हैं। लेकिन टैरिफ इस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट इस पे नहीं आता है, ये टैरिफ लागू रहेगा। जबकि होना ये चाहिए कि जब तक ये मैटर सब्जुडिस्ड है, जो भी टैरिफ इम्पोज़ किया गया है उसको अबेंस में डाल देना चाहिए। अबेंस में डालने से कुछ कंट्री को रिलीफ होता है कुछ दिन के लिए। उसके बाद जो भी जजमेंट आता है वैसा फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट कर सकते थे। रही बात अब कि इस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकॉनमी में, तो इंडियन इकॉनमी में इसका इम्पैक्ट तो है ज़रूर। काहे कि जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं और जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है और ये ट्रिलियन मिलियंस का डिफरेंस है। और इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट्स जो जाती है अमेरिका में, टैरिफ लगने से वो महंगी हो जाएगी अमेरिका में। और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो कुछ विशेष फ़ायदा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को होने वाला नहीं है इससे। इसी तरह चाइना भी इस टैरिफ को नकारा है, पसंद नहीं किया है। और इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समझिए कि एक फ्रंट खोल रखा है कि हम डिक्टेशन किसी भी कंट्री का नहीं सहेंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे और भी कोई कंट्री हो। हमको जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिलेगी हम वहाँ से खरीदेंगे। और इंडिया पे जो नाराज़गी है ट्रंप की, वो इसलिए है सिर्फ कि इंडिया रूस से क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में भी बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है इंडिया, जैसा ट्रंप का क्लेम है। जबकि वास्तविकता यह है कि ट्रंप भी रशिया से, अमेरिका भी रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। तो जब आप खरीदिए कहीं से सस्ता तो सही है, और हम अगर कहीं से खरीदे तो वो गलत हो गया। तो इसलिए ये लॉजिकल है और इस पे अभी लगता है कि कुछ समय तक कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि क्या होगा अल्टीमेटली। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग इसको, बल्कि हम तो कहेंगे, अपील करेंगे, अगर ये अपील मेरी कहीं दूर तक पहुँचे, कि जब तक ये सब जुडिस्ड है मामला, इस एडिशनल टैरिफ जो इम्पोज़ किया गया है उसको अबेंस में रखा जाए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर विष्णु शंकर प्रसाद। मैं आपसे था कि भारत अमेरिका को कितने का एक्सपोर्ट करता है, पहला प्रश्न मेरा ये है। नंबर 2, इसमें कितना % एक्सपोर्ट पे टैरिफ है? मुझे जानना है कि आम भारतीय को कितना नॉलेज है इसके बारे में, और कौन कौन सा सेक्टर पे टैरिफ है, कौन कौन से सेक्टर पे नहीं है। और
नंबर 1, नंबर 2, जितने रुपए का हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना रुपया का मुनाफा नहीं होता है, उतने रुपये का फॉरेन एक्सचेंज आता है। मान लीजिए हम 5 करोड़ का सामान बेच रहे हैं तो 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए मेरे एक्सपोर्टर को। हमको जितना रुपया का हम बेच रहे हैं उतना का फॉरेन करेंसी का हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपके इकोनॉमी में जो प्रॉफिट है वो जाता है और आपका जो फॉरेन करेंसी वो आपका फॉरेन रिजर्व में जाता है। तो आप पहले बताइए कि आपको कितना ज्ञान है कि कितना रुपये का एक्सपोर्ट इंडिया करता है अमेरिका को। ये एक्सपोर्ट करीब $6 का है, $1 मिलियन। हाँ, $1 मिलियन का है, जैसा हमको लगता है कि कहीं शायद हमने पढ़ा है। और इसलिए और जो कुछ सेक्टर में जो अभी अप्लीकेबल है, जिसमें फार्मा है, स्टील है और भी कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें ये इम्पोजिशन अभी एडिशनल टैरिफ का नहीं लगा। तो अब पूरी जानकारी तो मेरे पास अभी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। हर जगह ये उपलब्ध है डाटा, गूगल में डाटा मिल जाएगा, कहीं भी डाटा मिल जाएगा। इंडियन डाटा भी है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट डाटा कि कितना का एक्सपोर्ट करते हैं, कितना हमको उसमें फ़ायदा हो रहा है, फॉरेन करेंसी कितना मिल रहा है, इस इम्पोजिशन के बाद कितना फॉरेन करेंसी का लॉस होगा, ये सारा डाटा तो अवेलेबल है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम डाटा पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंडिया 84 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जिसके अंदर में करीब 45 बिलियन सिर्फ फार्मा है और उसमें डायमंड है और रेडीमेड गारमेंट्स है, ठीक है। और बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, सर्विसेज और फार्मा में अभी भी टैरिफ नहीं है, ठीक है। हेलो, अब आपके सामने आलोक श्रीवास्तव हैं। मेरा इनसे प्रश्न है कि कैमरा को देखो, कैमरा को देखो, कैमरा जो उद्योग प्रभावित हो रहा है टैरिफ से, आप वैसे उद्योग को या सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? पॉइंट वाइज बताइए, ताकि जो उसका सामान विदेश नहीं जा पा रहा, विदेश मतलब अमेरिका, उसको देश में या देश के बाहर खपाने का आप क्या क्या सलाह दे सकते हैं? सुझाव दीजिए उस उद्योग को और सरकार को। सरकार इस बारे में क्या कर सकती है? टैरिफ नीति अमेरिका का अपने देश के लिए है। वो जैसे हम लोग अपने देश के सोचते हैं कि हमारा बढ़े, व्यापार बढ़े, जीडीपी बढ़े, उसी तरह ट्रम्प में भी सोचा है, पर उन्होंने स्टेप गलत लिया है। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये कहना है कि अभी आज का आपने पेपर पढ़ा होगा तो उसमें देखिए भारत सरकार ने नाइजीरिया से ही बात किया है। नाइजीरिया से अमेरिका सप्लाई लेता है। भारत का स्ट्रेटजी ये हो रहा है कि अब नाइजीरिया को सप्लाई करेगा और नाइजीरिया से सामान वहाँ जाएगा। एक वो नीति है। दूसरा, वर्ल्ड का जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कहीं भी कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे के बता सकता हूँ कि कभी अमेरिका इंडिया का फेवर करता था, पर आज के डेट में वो इंडिया के अगेंस्ट में जा रहा है। तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि ये तो होता ही है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कि किसी कभी ये मेरा दोस्त हो गया तो कभी दूसरा दोस्त हो गया। इसको आप सिंपल एक बात समझ सकते, सिंपल एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि इंडिया में इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन में कभी कांग्रेस जीतता था, कभी बीजेपी जीतता है। अब बीजेपी लगातार जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? क्यों जीत रहा है? इसलिए कि आज की परिस्थिति ये है और वो बीजेपी को सब लोग चाह रहे हैं। हो सकता है कि कल का परिस्थिति चेंज हो तो कांग्रेस आ जाए, ये हो सकता है ना। तो
अमेरिका अभी जो स्थिति है उसमें हमको अमेरिका हमारे अगेंस्ट हो गया है, चूँकि हमने रूस का सपोर्ट किया, ठीक है। तो रूस का सपोर्ट किया तो आज के स्थिति आज के इसमें है कि भाई अमेरिका को सभी, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में भी कि सभी एशियन कंट्री छोड़िए यूरोपियन कंट्रीज़ को भी प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पे 30% 50% है, तो और भी बहुत से कंट्री है जिनमें उन्होंने 50% लगाया हुआ है। तो ये आज की परिस्थिति में अगर हम चाइना को अपना दोस्त बनाते, ठीक है, परमानेंट, जैसे मैंने कहा परमानेंट कुछ नहीं होता है। आपका लोकल इलेक्शन भी आप जिस उस समय का डिमांड के अनुसार आप उसको जिताते हराते हैं, तो ये इंटरनेशनल में तो ये होगा ही, कैसे नहीं होगा। देखिए, मेरा सवाल है, आपसे सवाल पूछा था। तो वही, हाँ, जो वो आपने कहा कि भाई उद्योग को क्या सलाह दीजिए? उद्योग को सलाह यही देंगे कि हम अल्टरनेट खोजेंगे, जैसे कि नाइजीरिया से एक बात चल रही है और आपका चाइना से भी है, रशिया से भी है, इसी तरह बाकी और भी कंट्रीज़ को खोज के हमको अपना प्रोडक्ट डाइवर्ट करना होगा उस तरफ, जिससे कि मार्केट में इसको कैसे हेल्प किया? तो देखिए, टैरिफ से हमको ये नहीं है, टैरिफ से फ़र्क पड़ेगा, वहाँ चीज़ का दाम बढ़ जा रहा है और ये सप्लाई जो करेगा उसको पैसा लगेगा। बात समझ नहीं रहे, जो आपका शर्ट वहाँ 100 रुपये में बिकता है, कल से वो 150 में बिकेगा, हाँ, ठीक है, हाँ, और वहाँ बांग्लादेश का शर्ट 90 में बिकना चाह रहा है, हाँ, आपका शर्ट नहीं खरीदेगा कोई। हाँ, बट आपका जो शर्ट 100 रुपया में नहीं बिकेगा मिलता, उसको डोमेस्टिक मार्केट में बूस्ट करने का क्या तरीका है? सलाह दीजिए इसमें, उस उद्योग को और सरकार। देखिए, पहले से ही डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी हमारा प्रोडक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आप 50 अरब 60 अरब का आप डोमेस्टिक मार्केट में खपत कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर पाइएगा खपत। आपका इसमें अभी कुछ दिन आपका जब तक कि अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हो जाता है तब तक आपका उद्योग थोड़ा सा डाउनग्रेड में जाएगा। ये आप रोक नहीं सकते हैं। अगर कहीं दूसरे कंट्री से कुछ समझौता हो गया, जैसा कि कोशिश किया जा रहा है, और अमेरिका का रुख चेंज हुआ, तब आपका प्रोडक्शन जो है वो वहाँ खप पाएगा। अभी तो आपका उद्योग थोड़ा सफ़र करेगा ही, इस पर कोई दो मत। भारत में मान लीजिए वस्त्र उद्योग के मामले में मान के चलिए कि बहुत सारा विदेशी ब्रांड इंडिया में बिक रहा है, विदेशी ब्रांड इंडिया में बिक रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने लाल किला से और उसके बाद भी घोषणा किया है कि स्वदेशी ब्रांड खरीदिए। तो यदि उसको रिप्लेस कर दे स्वदेशी ब्रांड, जो विदेशी ब्रांड बिक रहा है उसके बगल में देसी ब्रांड बिके, तो आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत मेकअप होगा इससे? मेकअप होगा, पर आज के डेट में 1% हो जाए वैसा नहीं होगा। कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, 15%, 10% इस टाइप से बढ़ेगा। अभी आपका जैसे मैकडोनल्ड है, आपका पिज़्ज़ा पर बर्गर, ये सब जो है, ये सब क्या बंद हो गया? नहीं ना हुआ, वो सब चल ही रहा है ना। डाउन हुआ है ज़रूर कुछ, पर 100% नहीं हुआ है। तो वो जो आप बोल रहे हैं कि स्वदेशी लगाएंगे, तो स्वदेशी का थोड़ा सा बढ़ेगा, ये हम नहीं बोल रहे कि नहीं बढ़ेगा, पर उससे आप कंपनसेट नहीं कर पाइएगा, उससे कंपनसेट आप नहीं कर पाइएगा। सलाह दीजिए कि क्या किया जाए। अभी आपको वही एक तो स्वदेशी वाला जितना कवर करेगा, और दूसरे कंट्रीज से बात हो रही है, अगर नया बाज़ार खोजना पड़ेगा, नया बाज़ार आपको खोजना पड़ेगा, तभी आप, चूँकि ये 100 करोड़ 50-20 करोड़ का बात नहीं है, अरबों का बात, अरबों का ये होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए उसको इंडियन मार्केट में आप बहुत ज़्यादा नहीं खपा सकते हैं। उसके लिए आपको मार्केट खोजना ही होगा और फ्रेंड्स खोजना ही होगा जो कि अमेरिका पे प्रेशर डाल सके कि भाई आप हटाइए टैरिफ। कैलाश चटर्जी जी, आपसे जरा एक सवाल है। बोलिए। ये जो आह्वान प्रधानमंत्री का कि जो विदेशी ब्रांड की जगह स्वदेशी ब्रांड खरीदा जाए, लोकल फॉर वोकल आप कहना चाह रहे हैं? तो ये सपोर्ट करेगा आपके उद्योग को जो प्रभावित हो रहा है इससे? नंबर 1। नंबर दूसरा, इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि जो विदेशी ब्रांड यहाँ बिक रहा है, जैसे कोका कोला, KFC, मैकडोनल्ड,
आपको जॉनसन एंड जॉनसन ये विदेशी कंपनी का यदि बहिष्कार हो तो क्या इससे अमेरिका दबाव में आएगा? देखिए, आप सवाल कर दिए। देखिए, लोकल फॉर वोकल तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन रखिएगा। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हम लोग के मन में एक जहन में हमेशा चलता है कि विदेशी सामान जो है ज़्यादा टिकाऊ होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, और हम लोग का देसी सामान थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। ये हम लोग का मन में या जहन में हम लोग का समाया हुआ चीज़। तो हम लोग को सबसे पहले तो जो लोकल प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, तो तभी हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे। दूसरा कि जो विदेशी कंपनी के जो आप लोग बैन करने बोले, ये कोई भी चीज़ जो है थोड़ा बैलेंस्ड वे में चलना पड़ता है। हर नहीं आप बैंड नहीं कर सकते। हाँ, बैन नहीं कर सकते, बहिष्कार कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप बैलेंस्ड वे में चलिए, आप अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा रखिए कि आपका विदेशी प्रोडक्ट के तरफ आदमी जाए ही नहीं। आपका मन में ही होगा कि नहीं भाई, हमारा हिंदुस्तान में इतना अच्छा मिला, हम क्यों लेंगे वो। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ये जानते हैं कि मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो या वेजिटेबल्स हो या फूड प्रोडक्ट्स हो, जो भी प्रोडक्ट्स हमारा इंडिया का बनता है, इसमें हम लोग खाँटी चीज़ बनाने का कोशिश करते हैं। खाँटी मेरा कहने का मतलब है कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका चाह रहा है कि हमारा हिंदुस्तान के ऊपर थोपना चाह रहा है, और हम उसको क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? हम एक पर्पस हमारा है कि उन लोग जो फीडिंग करता है, वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उन लोग को जो कहना मतलब है डेयरी फार्म में जो उन लोग जो यूज करता है फूड, वो हम लोग को कतई पसंद नहीं है, क्योंकि वो नॉनवेज खिला देता है और उसके बाद हम लोग को बोलेगा ये दूध का ये मिल्क प्रोडक्ट आप खरीदिए, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो इस चलते हम लोग का बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि हम लोग जो है नॉट ओनली कि हमको विरोध करना है फॉरेन प्रोडक्ट का और हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि हमको उसका प्रोडक्ट का नहीं लेने के पीछे बहुत बड़ा रैशनल है। हम जो उसका डेयरी प्रोडक्ट बहिष्कार कर रहे हैं उसके पीछे बहुत हम लोग का रैशनल है कि हम लोग कोई भी पूजा पर्व और त्यौहार में हम लोग जो मिल्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं या मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो अगर वो विदेशी सामान हम लोग खा लेंगे तो हम लोग के तो सब मेरा माने ये सब जो आस्था है वो सब टूट जाएगा। इस चलते हम लोग जो उसका डेयरी प्रोडक्ट को बहिष्कार कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं बहिष्कार कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट ख़राब है, हो सकता है उसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो जो कैटल फीड जो उसका होता है या जो उसका जो डेयरी फार्म जिस तरीके से उन लोग फीडिंग करके चलाते हैं वो हमें पसंद नहीं। तो इसीलिए हम लोग को लोकल प्रोडक्ट पर क्वालिटी मेंटेन रखेंगे और हम लोग थोड़ा बैलेंस्ड होके चलेंगे। बैलेंस्ड होके चलने ही में भलाई है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मेरा ये प्रश्न था कि हम अपना यदि क्वालिटी बढ़ाएंगे तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। आज जो हम क्वालिटी बना रहे हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए और जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में देने के लिए या डोमेस्टिक मार्केट में देने के लिए हम क्वालिटी बढ़ाएंगे तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। तो क्या देश का उपभोक्ता बढ़ा हुआ दाम देने के लिए तैयार है? नंबर एक। नंबर दो, यदि हम विदेशी ब्रांड मतलब खास करके अमेरिका अभी इन पर्टिकुलर उसके ब्रांड का बहिष्कार करते हैं तो क्या अमेरिका दबाव में आएगा? मेरा आपसे ये पूछना था। आपका दो सवाल था। एक तो क्वालिटी अगर हम मेंटेन करेंगे तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। उस पर तो मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कॉस्ट बढ़े तो बढ़ा हुआ कॉस्ट में ही आदमी खरीदेगा। क्वालिटी में हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वालिटी में हम लोग का हिंदुस्तान का जो क्वालिटी रहेगा उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे। पहला बात। दूसरा बात कि ये जो आप जो बोल रहे हैं कि जो उसको जो अमेरिका को जो यूएस को जो अभी दबाव में लाने की जो बात आपने जिक्र किया, हम उसको दबाव में लाएंगे या नहीं लाएंगे ये तो बाद की बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये सोचना है कि देखिए, कोई भी अपना कंट्री के बारे में सोच रहा है तो अमेरिका भी यूएस जो है वो उसका भी एक नारा है कि ग्रेट अमेरिका अगेन। तो ये जो उन लोग भी सोच रहा है कि हम लोग भी अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने के लिए उन लोग भी सोच रहा है, तो वो डेफिसिट एक्सपोर्ट उन लोग भी नहीं चाहेगा। उन लोग भी नहीं कभी चाहेगा कि
100 बिलियन का इंपोर्ट कर ले और 48 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करे, वो भी नहीं चाहेगा ये बात। तो हर जगह हर कंट्री के साथ हम लोग को ट्रेड जो फेयर है, ट्रेड में हम लोग को थोड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। हम किसी के लिए भी दबाव भी नहीं बने और किसी का दबाव में हम नहीं आए, हमको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। किसी का डेफिसिट हम नहीं चाहेंगे, लेकिन हम भी अपना डेफिसिट बजट नहीं रखेंगे। हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा भी डेफिसिट नहीं रहे, ये भी हम इस पर भी हम ध्यान देंगे, और उसका भी डेफिसिट नहीं रहे इस पर भी ध्यान देंगे। तो हम सिलेक्टिव प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसी प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे, और जो हमारे ज़्यादा लागत पड़ रहा है जो प्रोडक्ट बनाने में, हम उसको इंपोर्ट करेंगे। हम उसको इंपोर्ट करेंगे। जो हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है इंडिया में बनाने में, अगर वो सस्ता में बाज़ार में मिल रहा है तो हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे ही, चाहे वो दबाव में आए चाहे नहीं आए। इसी से जुड़ा एक दूसरा स्थिति है अमेरिका का एक्सपोर्ट करने का जो कैपेसिटी है, क्या अमेरिका वैसे चीज़ों का उत्पादन करता है या अमेरिका उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है? क्योंकि जहाँ तक इंटरनेशनल बाजार का हालत है, उसके सारे प्रोडक्ट चाइना ताइवान में बनता है। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है। आपका सवाल बहुत सही है। उपकरण को छोड़ के और उसका मैन्युफैक्चरिंग कम है। हाँ, तो यदि उसका ट्रेड डेफिसिट है तो इसलिए डेफिसिट है कि आप उतना चीज़ बनाते ही नहीं कि एक्सपोर्ट करिएगा, इसलिए उनका ट्रेड डेफिसिट है। आप बोलते हैं कि आपको हम टैरिफ बढ़ा देंगे, मेरा आप रक्षा उपकरण खरीदिए, जबकि आपका रक्षा उपकरण महंगा है, समय पर रिलायबल नहीं है, रूस का सस्ता है, रूस या दूसरे देश का सस्ता है। तो आप जो टैरिफ लगा रहे हैं ये आप अपना रक्षा उपकरण बेचने के लिए लगा। आपका इस बारे में क्या विचार? देखिए, इसमें एक कंट्री चाइना एक ऐसा है जो हर दूसरे कंट्री, अमेरिका के संदर्भ नहीं हम बोलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना का डिमांड इसलिए ज़्यादा रहता है कि चाइना एक कंट्री है जो दूसरे कंट्री का डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बना देता है। ये चीज़ अमेरिका के साथ नहीं होता है, यूएस के साथ ये चीज़ नहीं है। यूएस वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है जो उसको हमारा डिमांड के बेस के हिसाब से नहीं बनाता है, वो अपना प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन चाइना के इकोनॉमी दूसरा है, चाइना वही चीज़ बनाता है जो हमारे यहाँ मार्केट है उसका। हम कोई भी चीज़ चाइना का जो यहाँ खरीदते हैं उसका कारण एक ही है कि वो हमको सस्ता में मिल जाता है। हम हिंदुस्तान में बनाएंगे तो हमको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, बल्कि चाइनीज़ सामान हमको मिल जाता है सस्ता में, भले इसका क्वालिटी ख़राब है। मेरा वो सवाल ही नहीं था, मेरा ये सवाल था। हम तो आपको बताए कि अमेरिका का यदि ट्रेड डेफिसिट है तो क्यों है? उसका ट्रेड डेफिसिट क्यों है, इसके लिए अमेरिका का इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम यहाँ से बैठ के उसका ट्रेड डेफिसिट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। उसका ट्रेड डेफिसिट का बहुत सारा कारण है। वो बारूद की दुनिया में जीता है, हम बारूद की दुनिया में नहीं जीते हैं। हम बैलेंस होकर चलने का कोशिश करते हैं इंडियन इकोनॉमी, और वो बारूद की दुनिया में वो चाहता है कि कहीं ना कहीं वार होते रहे वर्ल्ड में, और वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिकते रहे, क्योंकि वो बारूद ज़्यादा बनाता है। वो दूसरा कंट्री का नीड के बेस पर नहीं बनाता है सामान। मैं पहले ही आपको बताया कि एक चाइना ही है जो सिर्फ बारूद ही नहीं बनाता, वो सब चीज़ बनाता है। वो आपको हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाता है और लो कॉस्ट पर आपको दिलवाता है। उसकी इसीलिए चाइना का इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है। और वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेस की बात हम लोग कर रहे हैं, चाइना कहाँ था और आज देखिए चाइना कहाँ जा रहा है, और कहाँ अमेरिका था और कहाँ आज अमेरिका धीरे धीरे जा रहा है। ये कारण ही यही है कि वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है चाइना। अमेरिका वो नीड बेस्ड नहीं बनाता है, वो तो खाली बारूद की दुनिया में जीता है। बारूद, पेट्रोल, दुनिया भर का यही सब एनर्जी, ये इसी में वो जिंदा रहता है। और हम लोग हिंदुस्तान जो है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट और खाने पीने का सामान में हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और वही प्रोडक्ट हम लोग बेहतर बनाते हैं। टेक्सटाइल भी हमारा, हम लोग आजकल हम लोग भी बारूद की दुनिया में अब जीने लगे, अब हम लोग भी बारूद बनाने लगे। धन्यवाद विष्णु जी, आपके सवाल बहुत सटीक थे। मैं तो अपने हिसाब से जवाब दिया, हो सकता। जहाँ तक यूएस टैरिफ का सवाल है, जो ट्रंप ने पहले 25%, उसके बाद 25% और 50% का टैरिफ लगाया है सिलेक्टिव तौर पर, और रिटेलिएशन में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो लिया है स्टैंड,
उसका बेसिक कारण है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो 70% बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेगमेंट है। तो ये पंगा लेना भारत के लिए अमेरिका के तुलना में थोड़ा आसान है, क्योंकि 30% जो हमारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि उनके 50% टैरिफ पर पूरा 30% का 30% पर इफेक्ट करेगा। हो सकता है ये टैरिफ 5-7% का पड़े, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो एससीओ का मीटिंग हुआ शंघाई में चाइना के साथ और भी 20 के कंट्री थे, और वहाँ जो देखने को मिला, जो ये बॉन्डिंग जो मिला चाइना और रसा के साथ, रसा तो हमारा बहुत पुराना मित्र है, उससे हमको ये नहीं है, उनसे कोई खतरे वाली बात नहीं है। हाँ, चाइना ज़रूर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि वो क्या कर देगा। तो टैरिफ का जो वर्ल्ड वाइड जो रिटेलिएशन हो रहा है, इवन उनके अपने पार्टी के बीच में, बाकी लोगों के बीच में, अदर कंट्री के से जो आ रहा है कमेंट जो आ रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि भारत पर उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मोदी जी के कार्यकाल में हम लोग में एक भारतीयता की जो इंट्यूशन जगह है, जो देश के प्रति प्रेम जगह है और देश के प्रति जो समर्पण भावना है, तो हमें लगता है कि वोकल फॉर लोकल का जो उनका स्लोगन है वो काफ़ी हद तक इस टैरिफ को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे जानना था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत का जो प्रोडक्शन है, ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में एज ए कंज्यूमर जाने जाते हैं। मेरा जो पोटेंशियल है पॉपुलेशन का, और पिछले 15-20 सालों से लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ा है, तो हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसका 90% हम कंज्यूम करते हैं। और जिस दिन हम लोग आज के डेट में भी इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यदि स्वदेशी का भावना जागृत हो गया तो 90% जो है कंज्यूम जो हम इंडिया में करते हैं ये बढ़ के 94-95% बचेगा। फिर 95% मेरे 5% से 8% मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करने से बचेगा। आप हमको बताइए कि कौन कौन सा गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और कौन कौन सा उसमें टैरिफ लगेगा और किस किस में नहीं लगेगा। आपका इसमें कितना ज्ञान है? कौन कौन से गुड्स और ये पे तो हम प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इस संबंध में मेरी जानकारी वैसी नहीं है कि हम इतने ज्वलंत ये पर कमेंट कर सके। फार्मास्यूटिकल आपका फार्मा और ये में जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, वो मेरा नहीं कहना, मेरा कहना है कि फार्मास्यूटिकल जो सब एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, वो टैरिफ में इंक्लूडेड है कि नहीं? ये जानकारी हमें नहीं है। तो फार्मा सर्विसेज करेक्ट, ये एग्जम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एग्जम्प्टेड है। हमने इसीलिए कहा कि इन टोटलिटी जो हमने सुना, जो देखा, जो पढ़ा है उस पर कि ये 50% का जो टैरिफ है और जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है 30% अदर दैन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसके अनुसार जो इम्पैक्ट आएगा टैरिफ का, वो हमको नहीं लगता है कि अमेरिका के टैरिफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे चला जाए। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव मार्केट देखा जाए। जैसे अभी पहले हम डिफेंस गुड
निर्भर थे हम बाहर के देशों पर, लेकिन अब हम डिफेंस गुड्स का, आर्म्स का प्रोडक्शन भी करते हैं। कुछ बहुत हद तक हम स्वदेशी भी हुए हैं, जो पाकिस्तान में अभी पहलगाम का जो रिटेलिएशन हुआ उसमें हम लोग देखा। इसके बावजूद कि चाइना खड़ा था उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, तब भी हम उनको बुरी तरह वो मुंह की खाया है हमसे। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और गुड्स का जो कंजम्पशन का जहाँ तक बात है, तो केवल कंजम्पशन पर हम ये न करें फोकस। हम जो नए मार्केट जो आ रहे हैं हमारे साथ, उस पर भी हमको देखना चाहिए कि उससे भी हमारा ये इकोनॉमी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक जगह हमने पढ़ा था कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो पहले के ज़माने में जो था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके बाद कुछ हद तक बदला। फिर जर्मन आया, ब्रिटेन आया, तो वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह से बदलते हुए है। और अभी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का, जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर में अभी अमेरिका का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, हमें लगता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की दिशा में रसा, चाइना, इंडिया और इजराइल ये मिलके कुछ प्रयास कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट, अगर ये काम होता है, ये आपस में सहमति बनती है, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा और तब अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है कि जो एसएमई सेक्टर है इंडिया का, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी, इस सारे सेक्टर ने कोरोना पीरियड में बहुत लोगों को नौकरी से निकाला था। ये एक भय व्याप्त है कि जो उद्योग टैरिफ से प्रभावित होगा वहाँ कुछ लोगों की नौकरी जाएगी, या फिर जो उद्योगपति हैं वो पुराने लोगों को इसके बहाने नौकरी से निकालेंगे और नए लोगों को कम वेतन पर रखेंगे। ये खतरा मंडरा रहा है। जैसे कोई पुराना कारीगर है, उसको 25,000 रुपये देना पड़ रहा है, बोलेगा भाई टैरिफ लग गया, मेरा माल बिक नहीं रहा है, आप चले जाइए। उसको प्रोडक्शन उसका उतना ही रहेगा, वो दूसरा मार्केट खोजेगा, नए लोगों लेबर को एम्प्लॉय करेगा और नया जो लेबर है उसको 15,000 रुपया पेमेंट करेगा। इस बात की आशंका है। आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, इस पर आपको हम एक जो हमारे देश में जो होते आया है, आप सभी के बच्चे इंजीनियर आजकल काफ़ी हैं, हर घर में ही इंजीनियर हैं। आप देखे हुए हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी सैलरी टीसीएस, टाटा ग्रुप के तुलना में कम ज़्यादा हुआ करती थी। कम नहीं, ज़्यादा हुआ करती थी। टाटा आज भी उतना ही प्रभावित है इंडियन इकोनॉमी पर। ठीक है, कम पर रखेगा तो जो बचेंगे उसको अदर सेक्टर जो है इंगेज करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब हाई पेड सैलरी वाले ही हों। तो जो नए इंडस्ट्री बनेंगे, जो नया मार्केट ओपन होगा, खास करके ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होने की संभावना हमने व्यक्त की है, तो उसमें नए सेक्टर आएंगे तो उसमें आएगा लोग और उसमें एक्सपर्टीज़ भी होगा। ऐसा नहीं होता है किसी इंडस्ट्री में कि सारे के सारे नए और एकदम फ्रेशर्स को नौकरी मिलेगा। टीसीएस भी जो है या टाटा ग्रुप जो है, वो दोनों लोगों को इंगेज करता। हाँ, डोमिनेंट उसमें होते हैं जो नए लड़के होते हैं, क्या कि वो जानते हैं कि टीसीएस में आएंगे, टाटा ग्रुप में आएंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल रहेंगे और एक्सपीरियंस गेन करके वो हटेंगे। उससे टाटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। स्पेसिफिक सवाल था कि जो उद्योग टैरिफ से प्रभावित होगा उसमें नौकरी जाएगी लोगों की या नहीं जाएगी, प्रोडक्शन घटेगा या नहीं घटेगा, और यदि नौकरी जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम स्पेसिफिक सवाल था। जैसे मान लीजिए कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग पे टैरिफ लग गया, बांग्लादेश सस्ता कपड़ा देने के लिए तैयार है, ठीक है,
तो यहाँ जो कपड़ा उद्योग में मजदूर लगा है, जो कारीगर लगा है, उसकी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी। दूसरा कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, और यदि प्रोडक्शन बराबर रहता है तो बाज़ार कहाँ से खोजेगा वो। इस तरह का जब इमरजेंसी कहिए या टैरिफ के चलते जो अभी जो ज्वलंत हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है या और भी पड़ने वाला है, तो केवल एक तरफा कि इनकी नौकरी जाएगी, निश्चित तौर पे नौकरी जाएगी। जो इंडस्ट्री, जो कपड़ा, अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल में कि काफ़ी लोग अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया है। एक हद तक तो वो कोऑपरेट करेंगे अपने एम्प्लॉई से, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री जो लगता है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट लॉस करके वो अपने एम्प्लॉई को नहीं रख सकता है, तो निश्चित तौर पर नौकरी जाएगी। लेकिन वो जाएगी, उसका इम्पैक्ट इतना होगा कि वो बेकूट कर पाएगा कि नहीं, नए इंडस्ट्री से या सिमिलर मार्केट हम खोज पाएंगे कि नहीं, इस पर अभी संशय है। इस पर अभी फ़िलहाल बहुत स्पेसिफिक तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है कि नया मार्केट हमारे लिए बहुत बूम लाए, तो दोनों स्थिति है। हो सकता है कि इम्पैक्ट पड़े, कुछ जाएगी नौकरी, कुछ होगा। और हमने इसको देखा है, कोरोना काल में देखा है कि इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त पड़ा। तो इंडिया गवर्नमेंट उसके लिए है, सक्षम है। क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ अभी बढ़िया है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए इंडिया गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगा, कुछ सब्सिडी देकर सपोर्ट कर सकता है, और जब तक कि नया मार्केट हमको नहीं मिल जाता है। ये मेरा मानना है कि हम लोगों को उससे घबराने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और हम लोग को उम्मीद रखनी चाहिए कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, अगर ये संभव हुआ तो नया मार्केट होगा। और इंडिया अभी काफ़ी ग्रोइंग है, थर्ड इकोनॉमी की ओर अग्रसर है, तो हमको नहीं लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ पाएगा। से है कि सरकार पिछले बजट में एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का घोषणा किया था, और वैसे उद्योग को प्रोडक्शन लिंक्ड जो देश में उत्पादन कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दे भी रहा है। यदि सरकार मान लीजिए वैसे सेक्टर को जो इस टैरिफ से प्रभावित हो रहा है, सरकार जो एक स्पेशल पैकेज यदि लेके आएगा वैसे उद्योग के लिए जिसको प्रभावित होना है इस टैरिफ के चलते, तो इसका असर दूसरे उद्योग पे क्या पड़ेगा? क्या इसका विरोध का स्वर सुनने मिलेगा? आप इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, इस तरह की स्थिति जब भी आती है तब इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और अभी हमारे नज़र पे ऐसा कोई ऐसा डेटा या कोई ऐसा ये नहीं गुजरा है, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या परसेंटेज होगा या क्या होगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में जो ये 80 करोड़ को जो दिया जा रहा है, 3 लाख करोड़ का अनुमानित खर्च जो कर रहा है, तो आप एक चीज़ देखिए कि 3 लाख करोड़ डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 3 लाख करोड़ ये कोई छोटी मोटी ये नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन क्या उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ रुक गया? क्या हम नए इंडस्ट्री लगाने में असक्षम हो गए कि हमारे पास फंड नहीं है? ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं और थर्ड इकोनॉमी होने की दिशा में अग्रसर हैं। इसलिए इम्पैक्ट होगा उसका बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने पहले कहा कि 2-4-5%, 10% का भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर टैरिफ से, तो हम मेरा देश प्रभावित नहीं हो सकता है। को सुन नहीं रहे ठीक से। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जिस तरह से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव गवर्नमेंट इस बार बजट में अनाउंस किया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया, वैसा उद्योग जो इस टैरिफ से प्रभावित होगा, क्या कोई स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने की संभावना आपको दिख रही है? और यदि सरकार ऐसा सोचती है कि वैसे उद्योग जो इससे प्रभावित होना है उसको स्पेशल इंसेंटिव या स्पेशल पैकेज देगी,
तो वैसे उद्योग जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा उनके तरफ से क्या विरोध होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो लोग अपना मुनाफा बढ़ाएंगे? ये स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। जो नए उद्योग लगा रहे हैं उनको बहुत तरह का इंसेंटिव अभी भी दिया जा रहा है। जैसे अभी हाल में बिहार का आपने सुना होगा कि आप आइए हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको ज़मीन और ये देंगे, टैक्स में छूट देंगे वगैरह। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट दूसरे इंडस्ट्री पर होगा, ये होने की संभावना तब होगी जब वो इंडस्ट्री का ग्रोथ रुकेगा या उनको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। हमें नहीं लगता है कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है उनको दूसरे इंडस्ट्री जो नए लग रहे हैं तो उनका रिटेलिएशन कोई रनिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। वो आपने मेरा प्रश्न नहीं समझा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो उद्योग प्रभावित होगा, दो उद्योग प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए वस्त्र उद्योग, हाँ या फिर सही है, हीरा उद्योग हाँ जी, प्रभावित हो रहा है, 50% लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कल उसको स्पेशल इंसेंटिव देता है, ठीक है। तो बाकी दूसरा उद्योग जिस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका क्या प्रभाव होगा इस पर? वो गवर्नमेंट से राजी होंगे? तो उनका नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं होता है ना, क्योंकि आप उस तरह का इम्पैक्ट पे प्रभावित नहीं है। वो इंडस्ट्री हो सकता है कि गवर्नमेंट का सब्सिडी ना मिले या गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिले तो बंद होने के कगार पर चल जाएगा। तो क्या ये तो हमेशा तो होते आया है। कोई इंडस्ट्री अगर ये रहता है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इसका रिटेलिएशन होने की संभावना हमें नज़र नहीं आती है। यही कैमरा सेट नहीं वहाँ से सेटिंग है ना। देखिए, मेरा सवाल अजीत सिन्हा से स्पेसिफिक था कि वैसा उद्योग जो इससे प्रभावित हो रहा है, कर रही है, तो क्या इसका असर दूसरे उद्योग पे नहीं पड़ेगा? नंबर एक। नंबर दो कि मान लीजिए कपड़ा उद्योग को दे रहा है सपोर्ट, तो जो उद्योग पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो गवर्नमेंट तो सबको एक बार देखेगी। आपका क्लियर है, बहुत स्पष्ट है जो मेरे समझ में आया। आपने कहा कि इस टैरिफ के जो असर है, टैरिफ का जो एडिशनल टैरिफ का, वो जिस इंडस्ट्री को पड़ रहा है उसको क्या एक सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी रूप में, सब्सिडी के रूप में या उसके माल बिकवाने के लिए या कुछ भी के लिए सपोर्ट करेगी क्या? तो निश्चित करेगी सरकार, उस इंडस्ट्री को करेगी जिस पे इस टैरिफ का इम्पैक्ट है। दूसरा, आपका इस क्वेश्चन का जो टेल था वो ये था कि क्या जो दूसरा इंडस्ट्रीज़ कंट्री में है जिस पर इस टैरिफ का असर बिल्कुल भी नहीं है, क्या उसको भी सरकार कुछ सब्सिडी या कुछ सहायता देगी? तो मेरे समझ से बिल्कुल नहीं, और देना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट्स पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं रहा ना। टैरिफ का इम्पैक्ट अगर पड़ता उन पर तो उसको भी एक नज़र से देखा जाता, लेकिन उस पर तो कोई नज़र नहीं, माने असर नहीं पड़ रहा। तो उस पर क्यों वो डिमांड करेंगे या रिटेलिएट करेंगे जैसा आप अज्यूम कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जो मैक्सिमम अभी तक कंट्री में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सूरत की बहुत सारी फैक्ट्रियों में जो एडवांस ऑर्डर था वो सब का प्रोडक्शन रुक गया है। कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो उन लोग जो अनएम्प्लॉयड होंगे उसका कैसे निदान करेगा सरकार? सरकार इस पर विचार कर रही है और उचित कार्रवाई करेगी और निदान भी निकल ही जाएगा।